नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के दावे से बीजेपी में मचे हड़कंप के, पहलवानों के आंदोलन से मुश्किल में आई बीजेपी की, बात करेंगे मणिपुर के विभाजन की उठी मांग की, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में बड़ी बीजेपी की मुश्किलों की, साथ ही जानेंगे कैसे गहलोत के दांव से राजस्थान में दबाव में है बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देशद्रोह कानून को लेकर सामने आई लॉ कमीशन की रिपोर्ट की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट की 5 गारंटियों पर बैठक, 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 2000 और युवाओं को 3000 रुपए देने पर लगी मोहर। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जून तक बढ़ी, नियमित जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित, लॉकअप में वकील से कर सकते हैं मुलाकात। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे सीएम केजरीवाल, आज रांची में केजरीवाल ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 119 अंकों की बढ़त के साथ 61,547 पर हुआ बंद, निफ्टी 46 अंकों की उछाल के साथ 18,543 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे को लेकर लगातार खबरों में बने हुए हैं। राहुल के इस दौरे ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं पूरी दुनिया राहुल पर नजरें बनाए हुए है। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल ने वो दावा कर दिया है जिससे बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। तो क्या कह गए राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में कई सवालों के जवाब दिए और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष के एकजुट होने पर भरोसा जताया। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत अच्छा करेगी और लोगों को चौंका देगी। गणित लगा लीजिए, विपक्ष अपने दम पर एकजुट होकर बीजेपी को हरा देगा। वॉशिंगटन डीसी के प्रेस क्लब में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में विपक्ष एकजुट है, जमीन पर बहुत कुछ हो रहा है। ये सरकार के खिलाफ छिपा हुआ अंडर करंट है जो अगले चुनाव में लोगों को चौंका कर रख देगा। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों के साथ लगातार बात कर रही है। राहुल ने आगे कहा, कई जगह ऐसी हैं जहां हम विपक्ष के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में हमें कई मुद्दों पर एक राय बनानी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम चुनाव में साथ जरूर आएंगे। सांसदी जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी जिसकी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में समूचा विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थाओं पर कब्जा है, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए कुछ महीनों पहले हमने पूरे भारत में यात्रा करने की सोची। राहुल गांधी के इन बयानों से बीजेपी का परेशान होना लाजमी है, क्योंकि देश में जहां पीएम मोदी की छवि धूमिल हो रही है, तो वहीं बीजेपी का ग्राफ भी तेजी से नीचे आ रहा है और ऐसे में राहुल के बयानों ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। राहुल के बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो पहलवानों के आंदोलन से भी बीजेपी मुश्किल में है। बीजेपी सांसद बृजभूषण को लेकर अब विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के अंदर से ही विरोध की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इधर किसान और खापों की महापंचायत ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुरुक्षेत्र में हुई खाप पंचायत के बाद किसानों ने सरकार को 9 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो 9 जून को किसान पहलवानों के साथ जंतर मंतर जाएंगे। दूसरी ओर 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम भी पहलवानों के साथ आ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में होने वाली अपनी महारैली रद्द कर दी है, जिससे साफ है कि बृजभूषण पर अब मोदी सरकार एक्शन लेने का मन बना रही है। खबरें तो यहां तक हैं कि बृजभूषण ने बीजेपी हाईकमान के कहने पर 5 जून को होने वाली रैली को रद्द किया है। साथ ही बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें बयानबाजी से बचने की भी नसीहत दी है। आपको बता दें कि महिला पहलवानों के आरोपों के बाद बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं।
पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहां तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी-शर्ट उतारी। नाबालिग पहलवान का आरोप है कि बृजभूषण ने उनसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। पहलवानों के समर्थन में गुरुवार को मुजफ्फरनगर में तो आज कुरुक्षेत्र में खाप महापंचायत हुई। विभिन्न खापों के प्रतिनिधि मंच से बेटियों को न्याय दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं। सभी ने कहा है कि आज ठोस और सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। खाप प्रतिनिधियों ने कहा है कि वो तन, मन और धन से बेटियों का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक खापों का समर्थन जारी रहेगा और वो बेटियों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। इधर कांग्रेस के साथ साथ ममता बनर्जी, केजरीवाल जैसी तमाम विपक्षी दलों ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। वहीं पहलवानों के समर्थन का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। इधर बीजेपी के अंदर से ही बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे ने पहलवानों का समर्थन किया, वहीं उनकी बहन पंकजा मुंडे भी समर्थन में आ चुकी हैं। हरियाणा से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी पहलवानों के समर्थन में बयान दे चुके हैं। बृजभूषण पर कब होगा एक्शन, ये अब भी सवाल बना हुआ है। सवाल तो मणिपुर को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। मणिपुर में पिछले 1 महीने से हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। मैतेई और कुकी समुदाय आमने सामने है, लेकिन इसके चलते क्षेत्रीय संघर्ष भी बढ़ा है। राज्य में फैला तनाव घाटी बनाम पहाड़ का मसला बन गया है, जिसने न सिर्फ राज्य की सरकार बल्कि केंद्र की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें मणिपुर की हैं जो इस वक्त सुलग रहा है। इसकी वजह है 2 समुदायों का विवाद। मैतेई और कुकी समुदाय आमने सामने हैं। ये जंग अब घाटी बनाम पहाड़ में तब्दील हो गई है। दरअसल मणिपुर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों फैसला दिया था कि मैतेई समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा देने पर विचार होना चाहिए। उसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ है। वहीं अब ये लड़ाई पहाड़ से लेकर मैदान तक आ गई है, क्योंकि राज्य के पहाड़ी इलाकों में कुकी जनजाति के लोग काफी ज्यादा हैं, जबकि राजधानी इम्फाल और आसपास के इलाके में मैतेई हिंदू समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। कुकी जनजाति के लोग मानते हैं कि यदि मैतेई को एसटी का दर्जा मिला तो फिर वो पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करेंगे और इससे उनके अधिकार प्रभावित होंगे। अब इस संघर्ष ने पहाड़ बनाम घाटी का संघर्ष और तेज कर दिया है। कुकी जनजाति के लोगों की मांग है कि इस संकट का समाधान यही होगा कि पहाड़ी इलाकों में उन्हें स्वायत्त प्रशासन दे दिया जाए। इसके अलावा मैतेई समुदाय मानता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और पूरे राज्य का प्रशासन एक समान ही रहना चाहिए। कुकी विधायकों ने तो एक बयान जारी कर कहा कि हमारे लोग अब मणिपुर प्रशासन में नहीं रह सकते। इसकी वजह यह है कि जनजाति समाज के खिलाफ नफरत बहुत ज्यादा फैलाई जा चुकी है। यहाँ तक कि मंत्रियों, पुलिस अधिकारियों, अफसरों और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। अब मैतेई और कुकी समुदाय की लड़ाई की वजह से मणिपुर में हालात खराब हो गए हैं। अब देखना होगा कि ये विवाद कब तक शांत होता है। सरकार दावा कर रही है कि हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक दूरियां जरूर बढ़ती दिख रही हैं। दूरियां बीजेपी और जनता के बीच भी बढ़ती दिख रही है। पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट ही बता रही है कि 2019 के मुकाबले इस बार हालात बदले बदले दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कई सीट हाथ से फिसल सकती हैं और ये रिपोर्ट बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश से आ रही है। देश में तो बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे ही रही है। 6 महीने के अंदर पार्टी के हाथ से 2 राज्यों की सत्ता फिसल चुकी है। पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक में बीजेपी को हार मिली और अब दिल्ली की सत्ता भी फिसलती दिखाई दे रही है। अगले साल की शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव हैं और चुनाव की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। बीजेपी विरोधी दल गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, तो बीजेपी के साथ कोई बड़ी पार्टी नहीं दिख रही है। पार्टी की ओर से इंटरनल सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे में भी बीजेपी की स्थिति खराब बताई जा रही है। ऐसा ही सर्वे योगी सरकार ने भी कराया, लेकिन इस सर्वे ने पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। यूपी में बीजेपी इस बार 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन सर्वे में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर विपक्ष को मजबूत बताया जा रहा है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जहां फैसला किसी के पक्ष में भी जा सकता है। यानी अपने ही सर्वे में बीजेपी 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें खोती दिखाई दे रही है। इस समय यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास लोकसभा की 66 सीटें हैं, जबकि पूरे विपक्ष के पास सिर्फ 14, जिसमें बीएसपी की 10, सपा की 3, कांग्रेस की 1 सीट शामिल है। लेकिन बीजेपी के इंटरनल सर्वे में 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें रेड जोन में आ गई हैं। रेड जोन जहां हार तय मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि रेड जोन में आने वाली सीटों में उपचुनाव में जीती गई रामपुर और आजमगढ़ सीट भी शामिल है। इसके अलावा 2014 में जीती गई फिरोजाबाद, बदायूं और इटावा सीट भी रेड जोन में पहुंच गई है। ये सीटें शिवपाल के सपा में जाने के चलते रेड जोन में आ गई हैं। पार्टी के इंटरनल सर्वे में जिन सीटों पर हार तय मानी जा रही है,
उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, संभल, रामपुर, नगीना, बिजनौर के अलावा बदायूं, फिरोजाबाद, इटावा और मैनपुरी सीट शामिल है। वहीं पूर्वी यूपी की आजमगढ़, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, रायबरेली और अंबेडकर नगर सीटें रेड जोन में आ रही हैं। इसके अलावा 1.5 दर्जन सीटें ऐसी भी बताई जा रही हैं जहां मुकाबला काफी करीबी माना जा रहा है। यानी साफ दिख रहा है कि अपने ही सर्वे में बीजेपी कई सीटों पर हारती दिख रही है। यूपी में अगर बीजेपी हारती है तो दिल्ली की सत्ता उसके हाथ से फिसल सकती है। राजस्थान की सत्ता भी बीजेपी से दूर नजर आ रही है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार जनता के हक में एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले ले रही है। सीएम अशोक गहलोत हाल ही में सभी परिवारों को 100 यूनिट बिजली देने का ऐलान कर चुके हैं। गहलोत की इन योजनाओं का मुकाबला बीजेपी नहीं कर पा रही है। पीएम मोदी इन्हें फ्री की रेबड़ियां करार दे रहे हैं, जिस पर गहलोत ने पीएम मोदी के सवालों पर पलटवार किया है। क्यों बोले गहलोत, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनावी साल चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच ही होता दिख रहा है। बीते दिन पीएम मोदी की अजमेर में रैली थी, जिसमें उन्होंने गहलोत सरकार की ओर से दी जा रही गारंटी पर सवाल उठाए, जिस पर राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। हम जो योजना ला रहे हैं और जो घोषणा कर रहे हैं उसको कुछ लोग रेवड़ियां बता रहे हैं। हमने जो स्कीम बनाई वो परमानेंट है। चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा हमने दिया है जो स्थायी है। इसी तरह से राइट टू हेल्थ बिल हमने पास किया, वो स्थायी कानून बन गया। गहलोत ने कहा कि अगर ये इलेक्शन के टाइप की घोषणा होती तो इसे रेवड़ियां कहा जा सकता था, परंतु ये रेवड़ियां नहीं है, आम जनता की सोशल सिक्योरिटी है जो देना सरकार की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी अजमेर आए, पता नहीं क्या क्या कहकर चले गए। वो कह रहे हैं कि गारंटी से देश दिवालिया हो सकता है। पीएम मोदी बताए कि गारंटी देने से देश कैसे दिवालिया हो सकता है, जरा समझाइए। सीएम ने कहा कि 2014 में जब पीएम मोदी की सरकार आई थी तब देश के ऊपर 55,000 करोड़ का कर्ज था, परंतु अब ये कर्ज बढ़कर 1,55,000 करोड़ हो गया है। 9 साल में 1 लाख रुपए का कर्ज लिया गया है। क्या वो आंकड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं? साफ है, गहलोत सरकार की योजनाओं का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान अपना रिवाज बदल सकता है। दूसरी ओर चुनाव मध्य प्रदेश में भी करीब हैं और यहाँ भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होना है। इस समय एमपी में बीजेपी की सरकार है जो सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के चलते बनी है। ऐसे में कांग्रेस ने सिंधिया की ही सबसे सख्त घेराबंदी कर ली है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है दिग्विजय ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल तेज हो गया है। बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है, नाराजगी खुलकर दिखाई दे रही है। तमाम नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हलचल उन नेताओं के बीच भी दिख रही है जो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। अधिकांश नेता वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं और सवाल सिंधिया पर भी उठ रहे हैं कि क्या वो भी वापसी की कोशिश में हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को लेकर बड़ा दावा किया है। सिंधिया के चुनाव क्षेत्र गुना पहुंचे दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सिंधिया ऐसे विभाग के मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है जिसके पास ना तो कोई हवाई जहाज है और ना ही कोई हवाई अड्डा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया अगर कांग्रेस में लौटने की कोशिश करते हैं तो उनके कांग्रेस में आने का मैं विरोध करूंगा। कांग्रेस में सिंधिया की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया ने आज तक नहीं बताया कि उनकी कांग्रेस से नाराजगी किस बात को लेकर थी। अगर किसी योजनाओं के प्रति नाराजगी थी तो उसे बताएं। आखिर क्यों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ गए? उनको सब्र करना चाहिए था। कांग्रेस को छोड़कर सिंधिया ने खुद अपना ही नुकसान किया। कांग्रेस में उन्हें हमेशा सम्मान मिलता रहा। गांधी परिवार से वो जब चाहे मिल सकते हैं, ये अधिकार तो मुझे भी नहीं मिल पाया। फिर भी वो बीजेपी में चले गए थे। ऐसे में अगर वो अब वापसी के बारे में सोचते हैं तो इसका विरोध होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात देशद्रोह कानून पर आई लॉ कमीशन की रिपोर्ट की। मोदी सरकार देशद्रोह कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसे लेकर संसद के मॉनसून सत्र में एक प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। अब लॉ कमीशन ने इस कानून को लेकर सरकार को सुझाव दिया है। देशद्रोह कानून क्या बन जाएगा इतिहास? भारत में अब किसी के खिलाफ नहीं चलेगा देशद्रोह का केस। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस कानून के तहत नए मामले दर्ज करने पर लगा चुका है रोक। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर विचार करने को कहा था। सवाल किए गए थे कि क्या आजाद भारत में इस कानून की जरूरत है।
और इसके बाद मोदी सरकार ने लॉ कमीशन बनाकर इस पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी है, जिसमें आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह कानून के दुरुपयोग से रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों की जरूरत बताई है, लेकिन ये भी कहा है कि ये कानून जरूरी है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है ताकि प्रावधान के उपयोग के संबंध में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता लाई जा सके और धारा 124A के गलत उपयोग संबंधी विचार पर ध्यान देते हुए रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि इसके लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को लिखे अपने कवरिंग लेटर में 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष रिटायर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। इसमें न्यूनतम 3 साल की सजा को बढ़ाकर 7 साल करने की सिफारिश की गई है। साथ ही 124A में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिले। आपको बता दें कि केंद्र सरकार देशद्रोह कानून में संशोधन को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में एक प्रस्ताव ला सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बीती 1 मई को इसके बारे में जानकारी दी थी। सरकार का कहना है कि 124A की समीक्षा की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।